इंडिया का पहला आईटी हब वेस्ट बंगाल में बनने वाला था, लेकिन वहां के लीडरशिप में सीएम ज्योति बासु ने इसे जॉब ईटर बताकर रिजेक्ट कर दिया और आज बंगाल का यूथ बेंगलुरु में नौकरी के लिए धक्के खा रहा है। बेंगलुरु में 30% आईटी में काम करने वाले लोग बंगाली ही हैं। एक टाइम था जब कहा जाता था व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। इंडिया का रिचेस्ट स्टेट जो 1700 में देश की 50% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता था, इवन 1960 में भी 10.5% अकेले कंट्रीब्यूट करता था, जो आज 5.6% पर सिमट कर रह गया है। साथ ही यहाँ की पर कैपिटा इनकम देश में सबसे ज्यादा थी। देश की नेशनल एवरेज इनकम का 127.5% और आज पर कैपिटा इनकम के मामले में वेस्ट बंगाल 24वें नंबर पे है, देश की नेशनल एवरेज इनकम से 17% कम। रॉबर्ट क्लाइव जिसने ब्रिटिश रूल की बुनियाद रखी थी, उसने खुद लिखा था, मुर्शिदाबाद उतना ही आबाद और अमीर शहर है जितना कि लंदन। फर्क सिर्फ इतना है कि मुर्शिदाबाद के एक एक व्यापारी के पास लंदन के सबसे अमीर व्यक्ति से ज्यादा वेल्थ है। और सिर्फ खेती में ही नहीं, टेक्नोलॉजी में भी बंगाल सबसे आगे था। ये उस वक्त ग्लोबल शिप बिल्डिंग हब था। बंगाल में बनने वाले जहाज इतने मजबूत होते थे कि यूरोप और अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंट में उन्हीं का दबदबा था। आप इसकी प्रॉस्पेरिटी का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हो, एशिया का 60% एक्सपोर्ट बंगाल से ही होता था। कोलकाता का ट्रेड सेंटर होना कोई कोइंसिडेंस नहीं था, बल्कि यही रीजन था कि ब्रिटिशर्स ने इतने सालों तक इसे अपनी कैपिटल बनाए रखा। ब्रिटिश एरा में जो स्टेट एशिया का 80% रॉ सिल्क प्रोड्यूस करता था, आज वही स्टेट 8 लाख करोड़ रुपए के कर्जे में है। इंडिया के सबसे ज्यादा भिखारी 4 लाख में से 1 लाख यहीं पर है। ये भारत का वो हिस्सा है जहाँ से पोइट्री, साइंस, आर्ट, फिल्म मेकिंग, हर फील्ड के लीजेंड आते हैं। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस और सत्यजीत रे जैसे लीजेंडरी लोग यहीं से आते हैं। लेकिन आज यहाँ सेकेंडरी स्कूल में ड्रॉप आउट का नंबर सबसे ज्यादा है और ये केवल इकोनॉमी और एजुकेशन तक सीमित नहीं है, बल्कि बेसिक सेंस ऑफ सेफ्टी भी वेस्ट बंगाल खोता जा रहा है। जहां वुमेन एम्पावरमेंट की सबसे ज्यादा बात होती थी, आज वहां आरजी कर जैसे रेप और मर्डर केसेस सामने आ रहे हैं और चाइल्ड मैरिज के केसेस 41.4% तक पहुंच गए हैं। इंडिया में वन ऑफ द हाईएस्ट। तो सवाल ये नहीं है कि बंगाल में क्या हुआ, सवाल ये है कि बंगाल के साथ क्या किया गया और किसने किया। क्या है अर्श से फर्श तक पहुँचने की पूरी कहानी, जानेंगे इस वीडियो में। बंगाल के डाउनफॉल को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि इसकी गोल्डन हिस्ट्री क्या थी। मुगल इरा में बंगाल को पैराडाइज ऑफ नेशंस कहा जाता था। ये कोई शायरी नहीं थी, ये एक इकोनॉमिक फैक्ट था। उस वक्त बंगाल अकेला एशिया का 80% रॉ सिल्क प्रोड्यूस करता था। ढाका का मुस्लिन और मालदा का मलमल इतना फाइन था कि फॉरेन ट्रैवलर्स इसकी तारीफ करते थकते नहीं थे। हिस्टोरियन कहते हैं ढाका की मुस्लिन इतनी बारीक होती थी कि पूरी शादी एक अंगूठी से निकल सकती थी। यूरोप के राजा महाराजा बंगाल का कपड़ा पहनते थे। पर्सियन गल्फ से लेकर लंदन तक सब जगह बंगाल का सिल्क बिकता था और टेक्सटाइल के साथ साथ बंगाल एक ग्लोबल शिप बिल्डिंग पावर हाउस भी था। चिटगांग और हुगली के शिपयार्ड में बनने वाले जहाज ब्रिटिश नेवी भी यूज करता था, क्योंकि बंगाल की टिम्बर क्वालिटी इतनी अच्छी होती थी कि शिप डिकेड्स तक चलते थे। इसी वजह से एशिया का 60% एक्सपोर्ट बंगाल से होता था। जब ब्रिटिशर्स ने 1757 में बैटल ऑफ प्लासी जीती, तो उनका सबसे पहला टारगेट था बंगाल की वेल्थ। रॉबर्ट क्लाइव जब वापस ब्रिटेन गया तो अपने साथ अरबों की दौलत लेके गया। इतना पैसा कि हिस्टोरियन आज भी एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता सकते, लेकिन एक चीज पक्की है, यही दौलत ब्रिटेन के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की नींव बनी। पर बंगाल के लिए ये एक खत्म न होने वाली लूट की शुरुआत थी। 1770 में बंगाल में पहला भयानक अकाल पड़ा। उस साल बारिश नहीं हुई, फसल बर्बाद हो गई, पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना 30% लैंड टैक्स वसूलना बंद नहीं किया। ये टैक्स बंगाल के जमींदार वसूलते थे। अब जब फसल बर्बाद हुई तो टैक्स भरने के लिए किसानों ने उधार लेना शुरू किया। और उधार लिया किनसे? इन्हीं जमींदारों से, वो भी हाई इंटरेस्ट पर। हालत इतनी खराब हुई कि इस फेमाइन से 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की डेथ हुई। ये कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं था, ये अंग्रेजों की एडमिनिस्ट्रेटिव क्रूएलिटी थी। फिर आया 1943। दुनिया वर्ल्ड वॉर 2 लड़ रही थी। बंगाल में फिर से अकाल आया, पर इस बार खाने की कमी नहीं थी,
कमी थी सही डिस्ट्रीब्यूशन की। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर डब्ल्यू चर्चिल ने बंगाल का अनाज अपनी आर्मी के लिए डाइवर्ट कर दिया। जब बंगाल के लीडर्स ने फूड रिलीफ मांगा तो चर्चिल ने कहा, इफ फूड इज सो स्केर्स व्हाई हैजंट गांधी डाइड येट। रिजल्ट, 30 लाख से ज्यादा लोग भूख से मर गए अपने ही घर में। कोलकाता की सड़कों पर लाशें पड़ी रहती थी, माताओं के हाथों में उनके बच्चे मर जाते थे, लेकिन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, जिसके कारण विरोध हुआ, आक्रोश बढ़ा और फिर 1947 इंडिया को आजादी मिली। लेकिन उसके साथ साथ हुआ पार्टीशन। बंगाल 2 टुकड़ों में बट गया, वेस्ट बंगाल और ईस्ट पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है। इस पार्टीशन ने बंगाल की सबसे बड़ी इंडस्ट्री जूट को बर्बाद कर दिया। सारी जूट मिल्स वेस्ट बंगाल में रह गई, पर 75% रॉ मटेरियल कच्चा माल ईस्ट पाकिस्तान चला गया। रॉ मटेरियल की कमी और हैवी टैक्सेस की वजह से कोलकाता की 5 बड़ी जूट मिल्स एक ही साल में बंद करनी पड़ी। हजारों वर्कर्स बेसहारा और फैमिलीज बर्बाद हो गई। इस पार्टीशन ने बंगाल को जियोग्राफिकली ही नहीं बल्कि इकोनॉमिकली भी तोड़ दिया। आजादी के बाद उम्मीद थी हालत सुधरेंगे, अपनी सरकार अपने फैसले, लेकिन 1952 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर दी जो वेस्ट बंगाल के लिए जख्म बन गई। फ्राइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। नाम तो बहुत अच्छा था, इक्वलाइजेशन मतलब सबको बराबर मौका, पर रियलिटी कुछ और ही थी। इस पॉलिसी का मतलब था कोल, आयरन और मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पूरे देश में एक जैसी होगी, चाहे वो बंगाल की खदान से निकले चाहे गुजरात की खदान से। मतलब अगर आपके घर के पास कोल की खदान है और दूसरे आदमी के घर से 2000 किलोमीटर दूर कोल की खदान है, तो दोनों को कोल सेम ही रेट पर मिलेगा। तो फिर आपके जियोग्राफिकल एडवांटेज का क्या फायदा? बंगाल, बिहार, उड़ीसा जहां मिनरल्स थे, जहां रॉ मटेरियल था, उनका सारा फायदा खत्म हो गया। इंडस्ट्रीज अब गुजरात और महाराष्ट्र शिफ्ट होने लगी क्योंकि वहां पोर्ट्स थे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा था और रॉ मटेरियल भी सेम प्राइस पर मिल रहा था। बंगाल का जो नेचुरल एडवांटेज था, मिनरल्स, रिवर्स, पोर्ट्स, वो एक पॉलिसी ने खत्म कर दिया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी डिकेड्स तक चलाई। फिर फाइनली 1993 में जाकर ये पॉलिसी रिवोक हुई, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। 1977 में वेस्ट बंगाल में लेफ्ट फ्रंट की सरकार आई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (CPM). चीफ मिनिस्टर बने ज्योति बासु और ये सरकार 34 साल तक चली। दुनिया में किसी भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का ये सबसे लंबा टेन्योर था। शुरुआत में अच्छे काम भी हुए। ऑपरेशन बागा, एक लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम जिसमें गरीब किसानों को जमीन के ऊपर अधिकार दिए गए, शेयर क्रॉपर्स को प्रोटेक्शन मिली और जमींदारी को खत्म किया गया। ये एक प्रोग्रेसिव कदम था और इससे लाखों किसानों को फायदा मिला। लेकिन आइडियोलॉजी ने इकोनॉमिक्स को ओवरटेक कर दिया। CPM की आइडियोलॉजी थी प्रो वर्कर, एंटी कैपिटलिस्ट, मतलब वर्कर की हर मांग पूरी करो, इंडस्ट्रियलिस्ट को शक की नजर से देखो, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को कैपिटलिज्म का हथियार समझो। रिजल्ट, मिलिटेंट ट्रेड यूनियनिज्म। हर फैक्ट्री में पावरफुल यूनियंस बन गए, हर छोटी बात पर स्ट्राइक, घिराव, तालाबंदी, प्रोडक्शन रुक जाता था, इन्वेस्टर्स डर में रहते थे। और फिर 1968 का एक इंसिडेंट जिसने बंगाल के इंडस्ट्रियल फ्यूचर को डिसाइड किया। आदित्य बिरला उस समय के एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिरला ग्रुप के फ्यूचर। वो कोलकाता में एक फैक्ट्री विजिट के लिए आए। उनकी गाड़ी को यूनियन वर्कर्स ने रोका, उन्हें गाड़ी से बाहर खींचा, उनके कपड़े फाड़े और उन्हें अंडरगारमेंट्स में सड़क पर चलने पर मजबूर किया गया। उस दिन के बाद आदित्य बिरला ने कभी बंगाल में बिजनेस नहीं किया। वो मुंबई चले गए और अपने सारे बिजनेसेस को वेस्ट बंगाल से मुंबई शिफ्ट किया और वहीं जाके बिरला एम्पायर बनाया। और ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं था, ऐसा माहौल बन गया था कि कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट बंगाल में इन्वेस्ट करने से डरता था। रिजल्ट, 56,000 फैक्ट्रीज बंद हो गई। 56,000। एक फैक्ट्री में अगर 500 वर्कर भी पकड़े तो करीब 2 करोड़ 80 लाख जॉब्स। और फिर आया सबसे बड़ा ब्लंडर। 1980 में दुनिया भर में कंप्यूटर्स आ रहे थे, अमेरिका में सिलिकॉन वैली बन रहा था, जापान आगे बढ़ रहा था और इंडिया भी तैयारी कर रहा था। CM ज्योति बासु के पास एक प्रपोजल आया, बंगाल में एक IT हब बनाया जाए, कोलकाता में इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया जाए, IIT से टाई अप हो, फॉरेन कंपनीज को इनवाइट किया जाए। और ज्योति बासु का जवाब था, कंप्यूटर्स जॉब खा जाएंगे, हमें इसकी जरूरत नहीं। और बेंगलोर ने उस अपॉर्चुनिटी को दोनों हाथों से पकड़ लिया। बेंगलोर ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, टैक्स इंसेंटिव दिए, कंपनीज को हाथ जोड़कर इनवाइट किया और आज बेंगलोर इंडिया का सिलिकॉन वैली है। और बंगाल के 30% IT प्रोफेशनल्स बेंगलुरु जाते हैं जॉब करने, अपने घर से दूर, क्योंकि घर में मौका ही नहीं मिला। ये सिर्फ एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी नहीं थी, ये एक जनरेशनल बिट्रेयल था।
करोड़ ऑफ जॉब्स, थाउजेंड ऑफ करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, सब एक आइडियोलॉजी के भेंट चढ़ गया। 2006 में एक नई सरकार आई, एक नया मौका। लेफ्ट फ्रंट अब थोड़ा प्रैग्मेटिक बन रही थी, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को एक्सेप्ट कर रही थी। और फिर आई एक खबर जो बंगाल के लिए गेम चेंजर हो सकती थी। रतन टाटा, इंडिया के सबसे ट्रस्टेड इंडस्ट्रियलिस्ट, उन्होंने सिंगूर में टाटा नैनो का प्लांट लगाने का फैसला किया। ये सिर्फ एक कार फैक्ट्री नहीं थी, एक सिंबल था कि बंगाल अब वापस आ रहा है। अब इन्वेस्टर्स को डरने की जरूरत नहीं है। 1 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब, सप्लाई चेन डेवलपमेंट, इंटरनेशनल विजिबिलिटी। बंगाल के लिए ये एक इंडस्ट्रियल कमबैक हो सकता था। पर अपोजिशन लीडर ममता बनर्जी ने लैंड एक्विजिशन के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। उनका कहना था किसानों की जमीन जबरदस्ती ली गई, कंपनसेशन कम है, जमीनों पर कब्जा हो रहा है। यहाँ पर फेयरनेस के लिए ये समझना भी जरूरी है कि लैंड एक्विजिशन प्रोसेस में प्रॉब्लम्स जरूर थी। किसानों को मुआवजा कम दिया गया था, प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, लोकल लोगों से ठीक से कंसल्ट नहीं किया गया था। ये वैलिड कंसर्न थे और लोकतंत्र में सबको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। लेकिन जो तरीका अपनाया गया उसका रिजल्ट क्या था? 26 दिन की भूख हड़ताल, फैक्ट्री में हिंसा और वर्कर्स को धमकियां दी गई, प्रोडक्शन रोक दिया गया। 2008 में करीब 2 साल बाद रतन टाटा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, वी ट्राइड आवर बेस्ट बट एनवायरनमेंट इज नो लॉन्गर कंड्यूसिव फॉर बिजनेस। टाटा नैनो का प्लांट सिंगूर से शिफ्ट होगा। और फिर रतन टाटा को गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी का एक मैसेज आया। मैसेज सिंपल था, वेलकम टू गुजरात। 3 दिन, सिर्फ 3 दिन में रतन टाटा को 1100 एकड़ की जमीन अलॉट की गई। जो काम वेस्ट बंगाल में 2 साल से नहीं हुआ, वो गुजरात में केवल 3 दिन में हो गया। फिर क्या? गुजरात में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया गया, वर्कर्स की हाउसिंग प्लान रेडी की गई और टाटा नैनो प्लांट गुजरात में शिफ्ट हो गया। इन सब से दीदी को फायदा हुआ। दीदी अगला इलेक्शन जीत गई, बंगाल की सीएम बन गई। लेकिन बंगाल ने खोया 1 लाख जॉब्स, हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट, एंसिलरी इंडस्ट्रीज जो उसके आसपास लगती, और सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेस्टर्स का भरोसा। उस इंसिडेंट से एक मैसेज क्लियर हो गया, बंगाल में बिजनेस मतलब हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। 2011 में परिवर्तन आया। 34 साल बाद लेफ्ट फ्रंट की सरकार हारी, ममता बनर्जी सीएम बनी, उम्मीद फिर से जागी, नई सोच, नई अप्रोच। और शुरुआत में कुछ अच्छे कदम भी उठे, मेट्रो एक्सपेंशन, रोड्स, फ्लाईओवर, दुर्गा पूजा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस, एमएसएमई सेक्टर पर ध्यान दिया गया, छोटे इंडस्ट्रीज को इंसेंटिव दिए गए, वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च हुई। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, ये सब पैसा आ कहां से रहा था? आज वेस्ट बंगाल पर करीब 8 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, रेवेन्यू जनरेशन कम, एक्सपेंडिचर ज्यादा, उधार पे उधार, और इंडस्ट्रीज वो अभी भी वेस्ट बंगाल से डरती हैं। और फिर शुरू हुआ एक नया दर्द, कट मनी और सिंडिकेट राज। अब ये कट मनी क्या है, इसे समझो। अगर आपको गवर्नमेंट स्कीम का फायदा चाहिए, जैसे राशन कार्ड, हाउसिंग स्कीम, कोई भी बेनिफिट, तो लोकल पार्टी वर्कर को पैसे देने पड़ते हैं। मतलब 10,000 का बेनिफिट है तो 2,000 कट मनी में जाएगा, जो पैसा पार्टी फंड में जाएगा और पार्टी को अगला इलेक्शन जीतने में मदद करेगा। अब जानते हैं ये सिंडिकेट राज क्या है। अगर आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो, घर बनाना चाहते हो, बिल्डिंग बनाना चाहते हो, तो आप खुद से मटेरियल नहीं खरीद सकते, लोकल सिंडिकेट से ही खरीदना पड़ेगा, उन्हीं के रेट पर, उन्हीं की क्वालिटी, जो अक्सर घटिया होती है। और फाइनली कुछ टाइम पहले हमारे सामने आया एसएससी एग्जाम का स्कैम। टीचर रिक्रूटमेंट में घपला, जॉब पैसों में बिकने लगी, डिजर्विंग कैंडिडेट फेल हो रहे हैं, नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट सेलेक्ट। हजारों स्टूडेंट्स सड़कों पर उतर आए, उनका फ्यूचर बर्बाद हो गया था। बंगाल की जो इमेज थी एजुकेशन और इंटीग्रिटी की, वो भी दागदार हो गई। बंगाल का गिरना केवल बंगाल की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे देश का इकोनॉमिक लॉस है। बंगाल का सबसे अच्छा टैलेंट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, आर्टिस्ट, राइटर्स, एंटरप्रेन्योर्स, सब बाहर जा रहे हैं। ब्रेन ड्रेन के मामले में भी वेस्ट बंगाल टॉप कर रहा है। और अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो बंगाल के पास बचेगा क्या? बंगाल एक ऐसा स्टेट बनकर रह जाएगा जहाँ केवल बूढ़े और बच्चे होंगे, वहाँ का यूथ कहीं और ही होगा, और बंगाल का सारा इतिहास एक नॉस्टैल्जिया बनकर रह जाएगा। तो आखिरी सवाल ये है, क्या बंगाल फिर से पहले की तरह उठ सकता है? तो इसका आंसर है 100% यस। लेकिन इसके लिए चाहिए क्या? सबसे पहला, पॉलिटिकल विल, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सेंटर और स्टेट मिलकर काम करें, आइडियोलॉजी से ऊपर उठकर डिसीजन ले जो बंगाल के हित में हो, जिसमें पहला कदम होगा मिलिटेंट ट्रेड यूनियनिज्म को खत्म करना, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जीतना और इंडस्ट्रियलिस्ट को इनवाइट करना, जिससे बंगाल में दोबारा से बिजनेसेस स्टार्ट हो, इंडस्ट्रीज लगे। दूसरा कदम होगा एजुकेशन रिफॉर्म,
जो बंगाल का सेकेंडरी स्कूल का हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेट है उसे कम करना और स्कूल्स में केवल रट्टा एजुकेशन नहीं बल्कि स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करना। पर ये सब तभी होगा जब हम इस नॉस्टैल्जिया से बाहर निकलें कि बंगाल बहुत महान था। हमें ये कहानी खत्म करके कि बंगाल बहुत महान था, ये सोचना होगा बंगाल फिर से महान कैसे बन सकता है। क्या हुआ था वो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा वो हम डिसाइड कर सकते हैं। अब फैसला आपके ऊपर है। ये जो ढर्रे जैसी चीजें चल रही हैं, क्या आप उसे वैसा चलने दोगे या फिर बदलाव की मांग करोगे? वीडियो काम की लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने बंगाली दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसके सामने वाला बेल आइकन जरूर से हिट करें। इसके अलावा इससे पहले हम बिहार के ऊपर वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसे आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। मैं मिलूंगा आपको उसी वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। कीप आस्किंग, कीप एक्सप्लोरिंग।